लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। और अगर इसको एक लाइन में कंक्लूड किया जाए तो यहां हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। जो इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, काइनेमेटिक्स में एक पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी थी, वो एक्सेलरेट हो रहा था, पर वो वेलोसिटी उसे कैसे मिली, वो एक्सेलरेट कैसे हुआ, इसके बारे में हम नहीं पढ़ा, कॉज के बारे में नहीं पढ़ा। ये चैप्टर काइनेमेटिक्स के कॉज को बताता है। लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली 3 लॉ है। एक को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दूसरे को बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और तीसरे को बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन। इस कॉज को हम आगे फोर्स बोलेंगे, यही कॉज को हम फोर्स बोलेंगे। सेकेंड लॉ इसका वैल्यू देता है, वैल्यू ऑफ कॉज, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉज। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन के बारे में, एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में। आप एक्शन रिएक्शन से फैमिलियर है? कोई आपको कोई हार्ड रेटिंग बातें बोलता है, कोई आपको टफ बातें बोलता था, उससे झगड़ पड़ते। बातें एक्शन था, झगड़ना रिएक्शन था। खैर रिएक्शन रिएक्शन हम फोर्स के टर्म में देखेंगे, पता चल जाएगा क्या है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ, अगर इसका स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट है बॉडी विल रिमेन इन द state of uniform motion or rest until an external force is applied on it. Second law, the rate of change of linear momentum is equal to net external force applied. ये हम इसका डिटेल एक एक करके समझेंगे। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। थर्ड लॉ, there are equal and opposite reaction of every action
different places. आइए एक एक करके इस लॉ को समझते हैं। फर्स्ट लॉ, a body will remain in the state of uniform motion until an external force is applied on it. ये लॉ एक तरीके से आपको ये बोलता है कि एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट पे रहेगा, मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट में रहेगा जब तक कोई काज आके या कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उस पर अप्लाई ना हो। ठीक है, तो इससे आप पूरी तरह बात समझेंगे नहीं, इसको समझने के लिए इसके काज पर आइए, एक्सटर्नल फोर्स के काज। सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। आज तक फिजिक्स में जितने लॉज बने हैं ये सबका मदर है। मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से, हालांकि अपना अपना परसेप्शन हो सकता है, पर मैं समझता हूँ ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, यही लॉ है जिसके वजह से हम दूसरे लॉ को डिराइव कर पाए। आइए इसमें एक एक चीज करके समझते हैं। पहला चीज इसमें समझने वाला है लीनियर मोमेंटम। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। मैं आपको ये बताऊंगा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, बट उसके पहले आपको मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, डिफाइन टाइम, या मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज टाइम। चलिए मैं आपको एक दिन का वक्त देता हूँ। आप गूगल, कोई भी फिजिक्स का बुक, कोई टीचर्स हो सकते हैं, कोई सोर्स हो सकता है, इसको आप मुझे डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, एक दिन के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर अगले दिन इसका डेफिनेशन लिखिए। तो चलिए आपका एक दिन पूरा हुआ। सच पूछिए तो मुझे भी नहीं मालूम टाइम का डेफिनेशन क्या, टाइम को डिफाइन कैसे करते हैं मुझे। मैं जानता हूँ टाइम क्या है, मैं जानता हूँ एक सेकंड का मतलब क्या है, मैं जानता हूँ एक घंटे का मतलब क्या है, मैं जानता हूँ एक साल का मतलब क्या है, और मैं टाइम को लिख नहीं सकता। टाइम पे मैं 4 लाइन भी नहीं लिख सकता। आप ट्राई करके देख लीजिए, अगर आप कुछ लिख पाए तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, उसी कैटेगरी में लीनियर मोमेंटम आता है। आप थोड़ी देर में ये समझेंगे कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है, लेकिन आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते। और क्या करें, इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली जो होता है, लीनियर मोमेंटम ये प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास एंड वेलोसिटी। फिलहाल लीनियर मोमेंटम में इतना, इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसका सिंबल पी देते हैं, ये इक्वल टू एम डी होता है। और वेक्टर में आपने पढ़ा है कि बी अगर वेक्टर होता है तो के भी वेक्टर होता है। उसी तरीके से वेलोसिटी वेक्टर है तो एम भी वेक्टर है। इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। तो ये आप लीनियर मोमेंटम थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए समझते हैं। उसके बाद आता है चेंज। चेंज का मतलब मैंने बहुत डिटेल में बताया है काइनेमेटिक्स में। ठीक है, चेंज का मतलब बढ़ना या घटना होता है। बट यहाँ पर चूंकि वेक्टर है तो वेक्टर में हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, आइदर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। आइदर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर चेंज का मतलब बदलना समझ लीजिए। तो मान लीजिए एक मास है, पार्टिकल है, वो इस पॉइंट पर से पॉइंट ए पे इक्वल वेलोसिटी से मूव करता है। यहाँ आपने घड़ी देखी और घड़ी में आपका बज रहा था 9:10 से 12 सेकंड। ये काइनेमेटिक्स में बहुत डिटेल में बताया हूँ, इसको मैं T1 लिखा करूंगा। मान लीजिए पार्टिकल वहां से बी पर आ गया, यहाँ इसकी वेलोसिटी v2 हो गई और आपके घड़ी का टाइम भी चेंज हो गया 9:10 से 18 सेकंड। इसको मैं T2 लिखूंगा। तो जो मोमेंटम का काम चलाओ डेफिनेशन मैंने अभी आपको दिया है, उसके अकॉर्डिंग
यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग मोमेंटम P1 कितना हो जाएगा, mv1, और यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग मोमेंटम P2 कितना हो जाएगा, mv2। कोरिस्पॉन्डिंग मोमेंटम mv2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं, अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, 9:10 माइनस 9:10 मीन्स T2 माइनस T1 का 6 सेकेंड। मोमेंटम कितना चेंज हुआ, T2 माइनस T1, मतलब ये T1 से T2 हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि T2 माइनस T1 टाइम मोमेंटम कितना चेंज हुआ, T2 माइनस T1। तो ये डेल्टा टी टाइम में कितना चेंज हुआ, डेल्टा पी। तो यूनिट टाइम में कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। काइनेमेटिक्स में मैं बता चुका हूँ, तो यूनिट टाइम में जो चेंज होगा उसको रेट बोलते हैं। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि 1 kg का कीमत है, इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसके साथ, रेट किसके साथ है, विद टाइम, टाइम के साथ। और हमारे डेफिनेशन से यही चीज क्या है, हमारे डेफिनेशन से यही चीज क्या है, ये हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स है। आइए आगे चलते हैं, फिर से करते हैं कि T2 टाइम माइनस T1 टाइम में कितना चेंज हुआ, T2 माइनस T2। तो डेल्टा टी में कितना चेंज हुआ, डेल्टा पी। तो यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और हमारे डेफिनेशन से यही चीज क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। क्या है ये, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। तो कहते हैं प्रोपोर्शनल टू भी लिखते हैं, इक्वल टू की जगह पे प्रोपोर्शनल टू भी लिखते हैं। तो वो क्यों लिखते हैं, एक ही बात है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम 1 मान लेते हैं। तो डेफिनेशन से अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, ये F हमारा प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और अगर K को हम 1 ले लें, टेकिंग K इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो यही F हमारा इक्वल टू हो जाएगा, इसलिए हमने डेफिनेशन में इक्वल टू लिखा। आप चाहें तो प्रोपोर्शनल टू भी लिख सकते। अब जो आपका डेल्टा पी है, ये आपका P2 माइनस P1, और P2 क्या है, मोमेंटम एट बी। P1 क्या है, मोमेंटम एट 1। तो ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा, mv2 माइनस mv1। तो ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा, mv2 माइनस v1। ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा इस केस में, m डेल्टा पी हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो इससे क्या आता है, F इक्वल टू m डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और आप सभी जानते हैं डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो फाइनली F क्या आ जाएगा आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। स्टूडेंट इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है, और बहुत कुछ पढ़ने के बाद जो छोटी छोटी चीजें हैं पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, ताकि अगर हम पढ़ने के दौरान बातें किए तो आपको बातें समझ में आए। ठीक है, ये आपका फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा
वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा या मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये आपका सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। आइए पीछे चलते हैं फर्स्ट लॉ को। तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या बोला, अ बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until an external force is applied on it. The body will remain in the state of uniform motion or rest until an external force is applied on it. बेसिकली फर्स्ट लॉ जो है एक तरह का थ्योरी है, स्टेटमेंट है, ऑब्जर्वेशन है। अच्छा ये पार्टिकल रेस्ट पे है, ये तभी चलेगा जब उसको फोर्स लगाओगे, ये नहीं चल रहा है तो फोर्स नहीं लगा। बेसिकली इससे वैल्यू क्या, थोड़ी देर के लिए हम फर्स्ट लॉ ना पढ़ें तब भी हमारा काम चल जाता है। मतलब फर्स्ट लॉ जो है आपका it confined the second law, confined in second law। ये चीजें आप जब स्कूल का टेस्ट देंगे, जब आपको क्लासरूम में टीचर पढ़ाएंगे तो वीकली टेस्ट या यूनिट टेस्ट वगैरह ये सवाल आपको पूछेंगे, एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ इन कन्फाइनमेंट सेकंड लॉ, इसको आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान है। एफ इक्वल टू क्या है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो अगर हम मान लें इफ एफ इक्वल टू 0, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उस केस में डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा पी आपका 0 हो जाएगा। डेल्टा पी क्या है, P2 माइनस P1, ये 0 हो जाएगा। यहां पर तो 0.2 था, 0.2, ये 0.1 था, यहाँ वेलोसिटी v1 था और मोमेंटम p1 था, mv1। ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये 2 पर आया, यहाँ वेलोसिटी v2 हो गया, मोमेंटम आपका mv2 हो गया, ये हमारा फाइनल पॉइंट। तो p2 माइनस p1 एक तरीके से pf माइनस p इनिशियल हो गया इक्वल टू 0। तो p फाइनल क्या हो गया आपका, p इनिशियल का, तो ये mv फाइनल हो गया इक्वल टू mv इनिशियल हो गया, m से m कैंसिल कीजिए। तो इस केस में v फाइनल आपका क्या आ जाता है, v इनिशियल के मींस v कांस्टेंट, मींस कि अगर कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही आपका फर्स्ट लॉ है। एक तरीके से अगर मैं फर्स्ट लॉ ना पढ़ूं, केवल सेकंड लॉ पढ़ूं, तो सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ कन्फाइंड है, उसके अंदर है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 करने से वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाता है। इसको आप एक तरीके से और प्रूव कर सकते हैं। F इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी आया, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और वेरिएबल केस में खास करके F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। इफ F इक्वल टू 0 देन dp बाई dt इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन याद करिए, इस केस में p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इस केस में mv क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो v कांस्टेंट। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। ये प्रूव करने के दौरान हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप फिजिक्स को वाकई पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, लेक्चरर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो मोमेंटम पर आपको बहुत काम करना है। आगे हम बताएंगे, आप देखेंगे अच्छे अच्छे बहुत अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। आइए देखते हैं, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम थ्योरी है, स्टेटमेंट है, इन एब्सेंस ऑफ any external force net momentum
Not momentum, is basically linear momentum. Is basically linear momentum. Net linear momentum. शॉर्टकट में उसे मोमेंटम बोल देते हैं ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कंजर्व। कंजर्व का मतलब जो चेंज ना हो। यहाँ देखिए इफ एफ इक्वल टू 0 ये इक्वल टू कंजर्व आ जाता है। ये प्रूफ आप इस तरीके से कर सकते हैं और प्रूफ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं P2 माइनस P1 इक्वल टू 0 तो PF माइनस PI इक्वल टू 0 P क्या आ जाएगा यहाँ पे कंजर्व आ जाएगा। इस तरीके से अगर एग्जाम में पूछे तो आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए। यहाँ एक और कंसेप्ट है बच्चों, वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं, छोटी चीज है आगे काम आएगा। उसको इंपल्स बोलते हैं। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्लासरूम में आप पढ़ रहे होते हैं, अचानक से आप खड़े हुए किसी वजह से और आपका घुटना बड़े जोर से बेंच से टकरा जाता है, बेंच आपको बड़े जोर की चोट। कभी आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं बिना पैड के, बॉल आपके घुटने से टकरा जाती है, बहुत चोट। चोट इस लेवल का लगता है कि आप बिलबिला जाते, वही इंपल्स। डेफिनेशन दें, ये होता है इट इज चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू लार्ज application of force for a very short time interval. Mathematically, इसको जे लिखते हैं, कहीं कहीं इसे आई भी लिखते हैं, मैं इसे जे लिखा करूंगा। ये होता है चेंज इन मोमेंटम। अब एफ क्या देखा आपने, डेल्टा पी बाय डेल्टा। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा। और इसे ऐसे भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेल डी टी, एफ डी टी E1 से E2। काइनेमेटिक्स के दौरान मैंने आपको बताया था एक्स और वाई, x1 x2, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये एरिया अंडर कर्व होता है। तो अगर मैं यहां अप्लाई करूं, कर लें टी और एफ, ये एफ टी कर्व है, तो इम्पल्स जो होगा इस एरिया के बराबर होगा। ये जो एरिया है आपका, ये इम्पल्स के बराबर होगा। एरिया ऑफ एफ टी कर्व between T1 and T2 equal to impulse, and J equal to integration of T1 से। इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिलहाल थ्योरी कर देते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के दौरान हमें ऐसा ना लगे कि ये कहाँ से हमने बोल दिया। इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में आप सिर्फ एक स्टेटमेंट थ्योरी बोलते हैं कि भाई एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में होगा या रेस्ट पे होगा जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और ये बेसिकली सेकेंड लॉ के अंदर ही कन्फाइंड है, जिसको हमने ये प्रॉपर्ली प्रूव किया है। आइए सेकेंड लॉ पे चलते हैं। सेकेंड लॉ है टॉर्क के बारे में बात करने वाला कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अगर किसी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ
तो जो काउज है दैट इज फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी, ये सेकेंड लॉ देता है। मैथमेटिकली ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। इस पर अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बट पहले थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कर लेते हैं। थर्ड लॉ, देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन एक्ट एट टू डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट। इसकी मैंने तीन सिचुएशन दिखाई है, तीन स्टेट दिखाए हैं। मान लीजिए ये ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा है, जैसे आप खेलकूद में एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे होते हैं, यहाँ आपका सीट टकरा गया। तो सीट टकराने के दौरान आप दोनों को बहुत जबरदस्त फोर्स है, जबरदस्त चोट है। अगर पढ़ाने के दौरान कहीं मैं ये लिखूं तो आप इसको रीड किया करिए, फोर्स ऑन एक्स बाय वाई। कुछ ऐसा ही यहां हुआ, ये टू पे इस तरीके से वन ने फोर्स लगाया और वन टू इस पर लगाया, फोर्स ऑन वन बाय टू एंड फोर्स ऑन टू बाय वन, इस तरह फोर्स ऑन वन बाय टू एंड फोर्स ऑन टू बाय। चोट कुछ ऐसी होने का बिलबिला जाता। अगेन मैं आपको ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं, अगर आप थर्ड लॉ ना पढ़ें तो आपका काम चल जाएगा। थर्ड लॉ इज ऑल्सो कन्फाइंड इन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से हम थर्ड लॉ प्रूव कर सकते हैं। कैसे? सेकेंड लॉ में क्या पढ़ा आपने, एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। ये बेसिकली इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स को अगर आप समझना हो तो कुर्सी पर बैठ के आप पैर ऊपर कर लीजिए, और पैर ऊपर करने के बाद कुर्सी पर आप कितना भी धक्का मारिए कुर्सी खिसकेगा, तो इंटरनल फोर्स। तो सेकेंड लॉ ये नहीं बोलता कि फोर्स इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। फोर्स लग रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। इस डेफिनेशन से अगर मैं चलूं तो ये F12 क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T। तो यहां पर डेल्टा P1 कितना हो जाएगा, F12 इंटू डेल्टा T। और डेल्टा T क्या है, तो डेल्टा T आप बोलिए टाइम ऑफ इम्पैक्ट, टाइम ऑफ इम्पैक्ट। जब आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, यहाँ पर जब आप कांटेक्ट में आते हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, वो टाइम आपका टाइम ऑफ इम्पैक्ट है। सिमिलरली F21 क्या हो जाएगा, डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा P2 क्या हो जाएगा, F21 इंटू डेल्टा T। इस केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कोई आपको पीछे से धक्का मार के एक दूसरे की टक्कर में नहीं लाया। यहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एज देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स। तो अभी अभी आपने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है, उस केस में पी क्या होगा, कंजर्व होगा, और ये पी टोटल है, सिस्टम का मोमेंटम है। अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम का मतलब समझाएंगे। इसका मतलब P1 और P2 दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। जो चीज कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये देखिए, हम अगर बोले इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे बोले इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा F12 डेल्टा T प्लस F21 डेल्टा T इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, F12 प्लस F21 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों F12 मस्ट बी इक्वल टू माइनस। यही आपका थर्ड लॉ। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मोमेंटम को कंजर्व कर देते हैं, दिया जाता है। यही थर्ड लॉ, देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। अगर इसको मैं एक्शन बोलूं ये रिएक्शन होगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, थर्ड लॉ से आप चाहे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे देखिए,
अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ F12 इक्वल टू माइनस F2 तो डेल्टा P1 बाय डेल्टा P2 इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा P1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस डेल्टा P2। ये हो जाएगा आपका डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0। इसका मतलब डेल्टा P1 प्लस P2, इसका मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट या कंजर्व हो जाएगा। इसका मतलब P टोटल कितना हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। इस तरीके से आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी प्रूव। ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इसमें एक चीज और बच रहा है, यहां से हमने शुरू किया फर्स्ट लॉ से। तो फर्स्ट लॉ में हमें दो चीजें मालूम हुई। फर्स्ट लॉ में एक चीज मालूम हुई कि फर्स्ट लॉ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सेकंड लॉ से काम चल जाएगा। हालांकि पढ़ना है आपको, इसका मतलब ये मत लीजिएगा आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर इमरजेंसी में हम ना पढ़े तो सेकंड लॉ से काम चल जाएगा। यहाँ एक चीज मालूम हुई आपको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस पर हमें बहुत सारे सवाल बनाने। एक चीज आपने डिफाइन किया इंपल्स को, ठीक है, इंपल्स की वैल्यू एफ डेल्टा टी या एरिया अंडर कर्व के बराबर होता है। एक चीज और है, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया को आप ऐसे समझें, आप बैठे बैठे पिक्चर देख रहे होते हैं, पापा जी बोलते हैं एक गिलास पानी ले आओ, उठने में कितनी तकलीफ होती है। तो नेचर का एक रूल है, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। मैथमेटिकली ये तीन तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ मास या इनर्शिया ऑफ वेट, जो आपको उठने में तकलीफ होती है, इनर्शिया ऑफ मास। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। जैसे आप किसी कार में ब्रेक लगाते हैं तो कार रुकने में घिसता है, और जब दौड़ रहे होते हैं तो रुकने में आपको वक्त लगता है, मतलब जैसा है वैसे ही रहना चाहते हैं। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर आप मान लीजिए नॉर्थ के तरफ चल रहे हैं और आपको ईस्ट की तरफ मुड़ना पड़ेगा, आपको तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, फोर्स लगाना पड़ता है। ये फर्स्ट लॉ में एक इनर्शिया का कंसेप्ट है, थ्योरी है, किसी भी बुक से पढ़ लेना, जीआरटी से पढ़ लेना। यहाँ सेकेंड लॉ पढ़ा हमने, सेकेंड लॉ में हमने फोर्स की वैल्यू निकाली कि F इक्वल टू ma है। अभी ये इनकम्प्लीट है, इसको बहुत हम न्यूमेरिकल बनाने में इसका हम फॉर्म को चेंज करेंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल पर आएंगे तब इसको एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपने थर्ड लॉ पढ़ा, तो थर्ड लॉ में बेसिकली एक्शन रिएक्शन के बारे में डिटेलिंग करते हैं, कोई खास नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले लीनियर मोमेंटम पर काम करेंगे, उसके कुछ बेसिक्स